Good morning. My name is Pallavi Srivastava. Today I will teach a topic cell. मेरा नाम पल्लवी श्रीवास्तव है। आज मैं कोशिका के बारे में पढ़ाऊंगी। कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसे संरचनात्मक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरे जीवन की संरचना बनाती है, हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करती है। और इसे क्रियात्मक क्यों कहा गया है? क्योंकि एक सिंगल कोशिका में, एक एकल कोशिका में शरीर की सारी कोशिकाएं सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन एक्सेट्रा। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि कोशिका क्या होती है? कोशिका जो है ये जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई होती है होती है। तो ये हो गया कोशिका की परिभाषा। अब कोशिका की खोज कहाँ से, कोशिका को किसने खोजा था? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से किया था। और उसके पश्चात कोशिका की जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई थी, तो कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने इसकी कोशिका की खोज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था। तो सबसे पहले कोशिका की खोजने का श्रेय किसे जाता है? वो थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक ने खोज किया। रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665, 1665 में कोशिका को खोजा था, कोशिका की खोज की थी। लेकिन ये कोशिका कैसी थी? ये कोशिका मृत कोशिका थी। तो कौन सी कोशिका ये थी? ये थी मृत कोशिका। मृत कोशिका। परंतु उस समय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था। जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, एक वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था एंटोनी वान लीeuwenhoek। तो उसके बाद कौन से वैज्ञानिक आए थे? एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की थी। कब किया था? 1723 में। और रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। तो कोशिका की खोज का श्रेय, मृत कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को, और जीवित कोशिका की खोज का श्रेय एंटोनी वान लीeuwenhoek को किया गया था। इसके पश्चात सर्वप्रथम ये से आता है कि कोशिका के सिद्धांत क्या थे। तो अब हम बताएंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है। कोशिका के सिद्धांत में मुख्यतः दो बातों के बारे में बताया गया है। पहला कि कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई होती है। दूसरा, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इन दो बातों को बताया गया कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। बाद में इनके बारे में रॉबर्ट बर्चौ नाम के वैज्ञानिक आए, जिन्होंने एक नया सिद्धांत इसमें जोड़ दिया कि सभी नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती हैं। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में तीन बातों को बताया गया है। पहला, तो कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। कोशिका सिद्धांत क्या है? पहला, सभी जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। सभी जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। कोशिका से बना होता है। दूसरी बात क्या बताई गई थी? सेकेंड थिंग, कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये दो सिद्धांतों को बताया गया था। बाद में एक वैज्ञानिक आए, रुडॉल्फ वर्चौ, और उन्होंने क्या बताया? वर्चौ ने अपना सिद्धांत दिया। वर्चौ ने एक नया सिद्धांत इसमें जोड़ दिया, जो कि कोशिका से थ्योरी का तीसरा सिद्धांत था कि सभी नई कोशिकाएं
नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, बनी होती है। ओके, तो आपने देखा कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की सन 1723 में। उसके बाद कोशिका सिद्धांत को बताया। कोशिका सिद्धांत को किसने बताया था? कोशिका सिद्धांत की खोज किया था दो वैज्ञानिक, स्लाइडेन और स्वान ने। जो ये कोशिका सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। यहाँ पे स्लाइडेन जो थे ये एक वनस्पत वनस्पत वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1838 में 1838 में ये सिद्धांत बताया था। वह स्वान जो थे, स्वान वैज्ञानिक, इन्होंने 1839 में 1839 में ये सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिकों ने क्रमशः 1838 और 1839 में यह दिया था। स्लाइडेन का पूरा नाम मैथियास स्लाइडेन था। ये एक वनस्पत शास्त्री थे। और स्वान का पूरा नाम थियोडोर स्वान था और ये एक वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक शास्त्री थे। और इन्होंने यह कोशिका सिद्धांत दिया था। बाद में रुडॉल्फ वर्चों ने एक नया कोशिका सिद्धांत जोड़ दिया था कि सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। अब हम आपको बताएंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कोशिका के प्रकार बताएंगे। कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किस आधार पे से बांटा गया है? न्यूक्लियस के, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के आधार पर ही कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रो, यहाँ पर प्रो मीन्स होता है प्राथमिक और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ऐसी कोशिका जिसमें प्राथमिक न्यूक्लियस, पुराने तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सुनियोजित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्र के सभी अंग नहीं उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका, यू का मतलब होता है ट्रू, सत्य, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, यानी कि कोशिका के सभी केंद्रक के सभी अंग उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे, क्या है प्रोकैरियोटिक, क्या है यूकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन। प्रो मतलब होता है प्राथमिक, प्राथमिक, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिसमें प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। मीन्स कोशिका के सब केंद्रक के सभी अंगक, केंद्रकला, केंद्रिका, क्रोमोसोम और केंद्रक द्रव्य, ये सारे अंगक सुनियोजित तरह से उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका जो थी, दूसरी कोशिका होती है सेकंड यूकैरियोटिक कोशिका। इसका क्या मतलब होता है? यूकैरियोटिक कोशिका, तो यू मीन्स होता है सत्य, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें जिसमें सत्य केंद्रक, ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। सत्य केंद्रक का क्या मतलब है? जिसमें केंद्रक के सभी अंग पाए जाते हैं, केंद्रकला, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, ये चारों अंग पाए जाते हैं, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो केंद्रक के आधार पर कोशिका, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के आधार पर कोशिका जो होती है वो दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? ये सामान्यतः जीवाणुओं और नीले हरे कोशिकाओं में पाई जाती है, नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? ये सभी एक कोशिकीय जीवों, बहुकोशिकीय जीवों, पादपों, मनुष्य और जंतुओं में उपस्थित होती है। ओके, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये केंद्रक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें प्राथमिक केंद्रक है और यूकैरियोटिक कोशिका इसमें सतह केंद्रक है। अब हम आपको बताएंगे कोशिका की संरचना, ये कोशिका दिखती कौन से है, उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कोशिका कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। तो जब हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि कोशिका एक डबल लेयर द्वि आवरण से घिरी होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कोशिका जो होती है एक डबल लेयर दोहरे आवरण से घिरी होती है, यह होता है कोशिका भित्ति। तो इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये क्या करता है? ये कोशिका के अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका को रिजिडिटी प्रदान करता है और केंद्रक और कोशिका के बीच पदार्थों के आवागमन में मदद करता है। तो हो गया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर एक आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं कोशिका कला, कोशिका कला, कोशिका कला कहते हैं। यह भी इसके अंदर पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करता है। कोशिका में जो द्रव्य भरा होता है उसे कहते हैं, ये जो द्रव्य भरा होता है ये कहलाता है कोशिका द्रव्य, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। और जो केंद्रक होता है यह भी दोहरी आवरण द्वारा घिरा होता है। तो कोशिका के बीच में जो इस तरह अंगक पाया जाता है बीचों बीच, उसे कहते हैं केंद्रक। और ये कैसा होता है? ये भी डबल लेयर दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है। इस तरह से ये दोहरे आवरण से घिरा होता है। कोशिका के जो केंद्रक होता है, केंद्रक कुछ इस तरह से फैली हुई रचनाओं से जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतः इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रदब्बी जालिका कहते हैं। इसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये है कोशिका का केंद्रक। इस केंद्रक के बीच में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और यहाँ पे कुछ सूत्र पतले धागे नुमा रचनाएं फैली होती हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो केंद्रक में मुख्यतः ये 4 अंगक होते हैं। केंद्रक की जो दीवार होती है, जो इसकी भित्ति होती है, इनके बीच में जगह जगह स्पेस होता है जिससे केंद्रक छिद्र कहते हैं, जिनके द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आवागमन होता है। दूसरी कोशिका अंगक क्या होते हैं? तो ये हो गया केंद्रक, ये है केंद्रक, इसे हम कहते हैं केंद्रक। इसमें क्या है? इसके 4 भाग हैं। सबसे ऊपर क्या है? केंद्रक कला, केंद्रक कला। उसके बाद क्या पाया जा रहा है? केंद्रक द्रव्य, जो इसमें द्रव्य पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ये जो धागे नुमा रचना होती है इसे कहते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र। और ये क्या कहलाता है? केंद्रिका, केंद्रिका, जो कि केंद्रक के बीचों बीच जो रचना पाई जाती है उसे कहते हैं केंद्रिका। कोशिका का जो दूसरा अंगक होता है वो हम बताते हैं, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? ये डबल लेयर, ये भी दोहरे आवरण द्वारा बना होता है। इसका बाहरी आवरण तो सतत होता है, एक निरंतर पाया जाता है, लेकिन जो इसका अंदर आंतरिक आवरण होता है वह अंदर अंगुलिकार नुमा एक उभार बनाता है जिसे कहते हैं क्रिस्टी। इस तरह से वह अंगुली नुमा एक उभार बनाता है जिसे कहते हैं क्रिस्टी। तो ये हो गया ये क्या बना रही हूँ मैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 लेयर से घिरी होती है। बाहरी लेयर जो होती है इसे बाह्य आवरण कहेंगे, बाह्य आवरण कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। जो अंदर का होता है इसे अंतः आवरण कहेंगे, अंतः आवरण कहेंगे। ये अंतः आवरण क्या बनाता है? ये बनाता है
कुछ उंगली नुमा रचना बनाता है, इसे कहते हैं क्रिस्टी। इसे कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर बैडमिंटन और रैकेट के समान कुछ रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम ये प्रत्येक क्रिस्टी पर उपस्थित होता है, इस तरह से पाया जाता है। और इसका क्या काम है? यही मुख्य स्थान होता है जहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है और ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। तो यह जो होता है ये इसे कहते हैं F1 पार्टिकल या F1 कण। F1 कण, F1 कण या ऑक्सीसोम भी कहते हैं, इसे ऑक्सीसोम भी कहते हैं। तीसरी रचना जो कोशिका में पाई जाती है वो होते हैं राइबोसोम। तो कोशिका के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जनरली प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S राइबोसोम जो होता है वह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यहाँ एस का क्या मतलब होता है? यहाँ एस रिप्रेजेंट करता है सब यूनिट को, उसकी इकाई को। 70S राइबोसोम यानी 70S राइबोसोम 2 यूनिट से बना होता है। अगर हम राइबोसोम की बृहद रचना देखेंगे तो राइबोसोम एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई से बना होता है। ये अगर 70S है तो इसकी ऊपर वाली इकाई 30S और नीचे वाली इकाई 50S की बनी होती है, यानी कि 30 और 50S से बना होता है। तो ये हो गया राइबोसोम। और अगली रचना क्या होती है? अगली रचना होती है हरित लवक। हरित लवक जो होता है उसको कोशिका का किचन भी कहते हैं, रसोई भी कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक के अंदर ही फूड जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो जो फूड बनाते हैं वो हरित लवक की ग्रेना में संचित होता है। जैसे ये है हरित लवक क्या होता है? यह भी डबल वॉल मेम्ब्रेन द्वारा दोहरी अवरोध बना होता है। इसमें पतली पतली पट्टिकाओं का समूह होता है, इसे लैमली कहते हैं। और लैमली के ऊपर सिक्कों का समूह पाया जाता है, जिसे ग्रेना कहते हैं। और एक सिक्के को ग्रेनम कहा जाता है। और इसी ग्रेनम में जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पौधे फूड स्टोर करते हैं, तो इसे ग्रेनम में ही यह क्षमता होती है कि वह सनलाइट को स्टोर करता है। तो ये हो गया राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका में कुछ अदर रचनाएं भी फैली होती हैं, जिन्हें कहते हैं गाल्जी बॉडीज, गाल्जी काय। यह प्लांट में डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसमें ये क्या होते हैं? ये पतले पतले ऐसी चपटी चपटी रचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। और यहाँ पे वेसिकल्स पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? गाल्जी काय। गाल्जी काय कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बताया? इसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में पादप कोशिका में बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं जो अतिरिक्त पानी को स्टोर करते हैं, और जबकि जंत कोशिका में वैक्यूल या रिक्तिका जो होती है वह अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पर इन पादप कोशिका में बड़े बड़े वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो अधिकांश वाटर को स्टोर करते हैं, और ये ऑस्मो रेगुलेशन स्वपराशरण नियंत्रण का भी काम करते हैं। तो ये है कोशिका के बारे में। थैंक यू।